नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2019 एंड 21 की, जो कि कंडक्ट करवाया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के द्वारा, जो कि अपने आप में एक नामी और रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें जो प्रजनन दर है जो कि बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसका कारण धर्म नहीं है बल्कि इसके कारण कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स की तो बात हम इस वीडियो में करेंगे ही, साथ में हम इस रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे कि ये NFHS की जो रिपोर्ट है, ये इसका 5वां वर्जन है। इसमें भारत की पॉपुलेशन के बारे में क्या कुछ व्याख्या की गई है कि किस तरीके से भारत की प्रजनन रेट कितनी है, अलग अलग कम्युनिटी वाइज कितनी है, उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है, बच्चों को एनीमिया कितना होता है, माँ को एनीमिया कितना होता है बच्चों की माँ को, उसके अलावा कुपोषण कितना होता है भारत में, उसके अलावा जो भी अलग अलग रेट हैं जैसे जेंडर रेशियो है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो सर्वे किया गया है, इसमें आप जानते हैं कि सर्वे में पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसमें एक सैंपल साइज होती है। अलग अलग शहरों और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग जगहों पे जाके सैंपल कलेक्ट करती है एक टीम। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, 5वां सर्वे जो हुआ है, इसमें जो सैंपल साइज लिया गया है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें लगभग 6.1 लाख, लगभग 6 लाख से भी ऊपर लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और उसके आसपास 700 से ज़्यादा जिलों में जाके इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करवाया है। और कंडक्ट किसने करवाया है? कंडक्ट करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, IIPS। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी ये नोडल एजेंसी है। वैसे तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ अलग अलग दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने भी कोलैबोरेशन किया है, जैसे कैलवरेटन मैरीलैंड USA का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु का USA बेस्ड एक हवाई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सर्वे करवाया है और काफ़ी बड़ा ये सर्वे करवाया गया है। तो इस सर्वे की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको आधार मान के हम कई बार कुछ नतीजों पे पहुंचते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जनगणना होती है भारत में हर 10 साल से होती है। 2001 में हुई, 2011 में हुई, उसके बाद 2021 में जनगणना के आंकड़े आने थे, लेकिन वो सेंसस पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आप जानते हैं कि पेंडेमिक आ गया था, कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 की वजह से जो जनगणना का प्रोसीजर है वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब इस ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2023-24 तक ये जनगणना का पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए हमें, अगर हमारी पॉपुलेशन को समझना है तो अलग अलग सर्वेज को आधार बना के ही हम समझ पाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर अभी क्या चल रहा है, कितने लोग किस एज के हैं, किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी जेंडर रेशियो होगा, कितनी एजुकेशन होगी। इन सभी चीज़ों के लिए हमें कुछ अच्छी रिपोर्ट्स को पढ़ना होता है। उनमें से ही एक रिपोर्ट ये भी है, नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट, जो कि इसका 5वां वर्जन है। ये साल 1992-93 से आनी शुरू हुई थी। इसको फंडिंग कौन करता है? इसको फंडिंग करता है एक तो USAID, जो कि बिल गेट्स, और उसके अलावा बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन जो है ये करता है। उसके अलावा यूनिसेफ करता है, UNFPA करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये भी इसको फंडिंग करता है। तो काफ़ी लोग इसको फंडिंग करते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। और उसकी ये 5वीं रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ आपको आई है। पहले भी 4 रिपोर्ट आ चुकी हैं। तो पहली रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1992-93 में। इसमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी गई थी, न्यूट्रिशंस के बारे में बात किया गया था, वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन के बारे में इसमें कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया गया था। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट जो आई वो आई 1998-99 में। इसमें हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के बारे में रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, अभी भी आती हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर रिपोर्ट्स आई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आई, एनीमिया के बारे में आई, और न्यूट्रिशंस के बारे में आई। और आप जानते हैं कि भारत के अंदर न्यूट्रिशंस को लेकर जो रिपोर्ट्स आती हैं बार बार वो अच्छी नहीं है। कुपोषण के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत ख़राब है। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, कुछ एक जो हर साल रिपोर्ट आती है, हंगर इंडेक्स आती है, उसमें भारत बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रहा है पिछले कुछ सालों से। देखा जाए तो 120 में से 102 रैंक आ गई है, 104 में से 92 रैंक आई, ऐसी ऐसी रैंक आ रही हैं, ख़राब रैंक आ रही हैं। तो ये न्यूट्रिशंस वाली जो बात है, कुपोषण की रेट्स जो रैंकिंग आती है उसमें ख़राब प्रदर्शन हो रहा है। और अभी जो सर्वे आया है 5वां सर्वे, इसमें भी ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। उसके अलावा NFHS की जो तीसरी रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2005 से 2006 के बीच में।
इसमें पहली बार क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, मैन एंड अनमैरिड वुमेन वाज प्रोडक्ट, उनके बारे में, अनमैरिड लोगों के बारे में भी ये रिपोर्ट में बात की गई थी। उससे पहले ये सिर्फ फैमिली के बारे में बात होती थी इस रिपोर्ट में। उसके अलावा HIV और एड्स से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसका भी इसमें इंक्लूड किया गया था। उसके अलावा स्लम पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में बात हुई थी इसमें, हाइट एंड वेट मेजरमेंट्स के ऊपर बात हुई थी, ब्लड टेस्ट के बारे में बात हुई थी, HIV के बारे में, एनीमिया के बारे में, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद 2014-15 में ये जो रिपोर्ट आई थी, चौथी रिपोर्ट आई थी, इसमें NFHS ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टिमेट्स निकालने शुरू किए थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इन्होंने अपने सर्वे को कंडक्ट करवाया था। अब की बार भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इन्होंने कराया है। उसके अलावा इन्होंने जो नए टॉपिक्स इन्होंने डाले थे 2015 में, वो थे मलेरिया से के प्रिवेंशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, माइग्रेशन ऑफ HIV, अबॉर्शन, वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया था कि कितनी महिलाओं के ऊपर प्रेगनेंसी के दौरान वायलेंस होती है, कितने महिलाएं अबॉर्शन करवाती हैं, कितने माइग्रेशन के बारे में जानते हैं, HIV के बारे में, ये सब बातें इन्होंने करी थी। तो इस रिपोर्ट्स, ये जो सर्वे होता है, इसके गोल्स क्या है? टू प्रोवाइड एसेंशियल डेटा टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नीडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, भारत सरकार को स्कीम बनाने के लिए, फैमिलीज के वेलफेयर के लिए जो भी नई नई स्कीम्स और वो पॉलिसीज लेके आती है, उसके लिए उनको पता होनी चाहिए ना कि उनकी जो देश में जो फैमिलीज हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। उनमें उनके डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए, कि पॉलिसी बनानी है, फैमिली वेलफेयर स्कीम्स बनानी है, उसके लिए ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज। तो हमें, एक आम आदमी को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में फैमिली वेलफेयर इश्यूज़ किस तरह के चल रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों से हमें डील करना है आने वाले समय में, किस में हम अच्छा कर रहे हैं और किस में हम बुरे फंसे हुए हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकें, इसलिए ये सर्वेज होते हैं। उसके अलावा ये जो अभी जो सर्वे हुआ है 5वां, जो 2019 से 2021 के बीच में कंडक्ट कराया गया था, इसकी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इन्होंने 6 लाख से ज़्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए हैं, हाउस होल्ड्स के। उसमें 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में जाके इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट कराए हैं, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा महिलाएं और 10 लाख से ज़्यादा पुरुषों के ऊपर इन्होंने उनसे जाके बातचीत करी है, उनके सर्वे की रिपोर्ट कलेक्ट करी है। इसमें जैसे कि पहले के जो सर्वे की जो रिपोर्ट्स थी 2015 वाली, मैंने उसमें बताया कि क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वो सारे टॉपिक तो इंक्लूड हैं ही, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स भी इन्होंने इंक्लूड करे हैं, जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करिए कि कितने बच्चों को प्री स्कूल, जो प्ले स्कूल है, उसमें भेजा जाता है। कितने डिसेबिलिटी के बारे में भी बात की गई है, किस फैमिली में कितनी डिसेबिलिटी है, कौन कितना किस तरीके से डिसेबल है। उसके अलावा टॉयलेट फैसिलिटी की भी बात कर रखी है कि कितनी फैमिलीज़ को एक्सेस मिलता है। डेथ रजिस्ट्रेशन की बात हुई है। मेथड एंड रीजन ऑफ अबॉर्शन की भी बात इस रिपोर्ट में इन्होंने करी है। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने इस सर्वे के अंदर शामिल करी हैं, लेकिन जो की इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हमें बात भी करनी है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो ये हैं। एक तो फर्टिलिटी है, जो कि हमारा जो की पॉइंट है इस वीडियो का, जिसके ऊपर मैंने आपको थंबनेल में भी बताया था, उसकी बात हम करेंगे कि किस रिलीजन में कितनी फर्टिलिटी है, ओवरऑल कितनी है, किस राज्य में कितनी है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी की बात करनी है। प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए, जो हेल्थ इशू है ये, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए। यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी हेल्थ फॉर फैमिली प्लानिंग एंड सर्विसेज, इनके बारे में हमें बात करनी है, कुछ की इंडिकेटर्स हैं ये। अब बात आती है हमारी उस न्यूज़ की जो मैंने आपको थंबनेल में बताया है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए आपने शायद क्लिक किया हो। वो ये है कि पिछले 3 दशक से, 2 या 3 दशक से जो डेटा आया है, पहली रिपोर्ट जो 1992 में आई थी और लास्ट रिपोर्ट ये जो 2021 में आई है, इन रिपोर्ट्स को देखते हुए एक बात पता चलती है कि मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट डिक्लाइन हुई है। मुस्लिम्स में पहले जो प्रजनन दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत कम हुई है। पहले के समय पे जो प्रजनन दर थी वो 4.41 थी 1992-93 में, जो कि अब घट के 2.36 हो गई है, जो भी अपने आप में ज़्यादा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ये डिक्लाइन करी है। अब ये फर्टिलिटी रेट क्या होती है, किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, इसकी बात करते हैं पहले तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? कोई भी एक महिला अपने लाइफ स्पैन में जितने बच्चों को जन्म देती है वही उसकी फर्टिलिटी रेट है। मान लीजिए एक महिला है, ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ हैं,
तो ए और बी के साथ जो बच्चे पैदा करेंगे, जैसे कि इन्होंने 2 बच्चे पैदा करे, तो ऑब्वियसली महिला ही बच्चे पैदा करेगी। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है वैसे तो इस फैमिली की हो गई, इस कपल की हो गई, लेकिन ये फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर ये 3 बच्चे पैदा करते हैं तो कितनी हो गई? 3। अगर ये 5 बच्चे पैदा करते हैं तो कितनी हो गई? 5। लेकिन इसका एवरेज निकालेंगे, अगर 10 फैमिली आपने निकाली, 10 फैमिली आप निकाल रहे हैं, उस 10 फैमिली को अगर आपने देखा, 10 कपल्स को आपने स्टडी किया और पता चला आपको कि इस 10 फैमिली ने टोटल मिला के कितने बच्चे पैदा करे हैं? 39 बच्चे पैदा करें, तो इनकी फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई? 3.9। और इन 10 फैमिली ने मान लो अगर बच्चे पैदा करे हों 11 ही, तो फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई? 10 का भाग दे दोगे, कितना हो गया? 1.1। यानी कि 10 कपल की बात कर रहा हूं, 10 महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। तो बेसिकली आप महिला को ही देख लीजिए, अगर एक महिला अपने लाइफ स्पैन में जितने बच्चों को जन्म देती है वो उसकी फर्टिलिटी रेट हो गई है। अगर आपने 100 महिलाओं की स्टडी करी और वहां पे टोटल मिला के 150 बच्चे पैदा हुए हैं उन 100 महिलाओं से, तो फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई है? 1.5। तो ये है आज के समय जो भारत की फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? 2.0, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। वैसे आदर्श स्थिति में कितनी होनी चाहिए कि देखिए, एक बात होती है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम स्टेबल रहेगी, कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं बिना किसी माइग्रेशन के। अगर आप बात करें एक ऐसी स्थिति जैसे कि एक गांव में 1000 लोग हैं, 1000 लोग थे, उसमें आने वाले समय में 100 लोग मर गए और 100 बच्चों ने जन्म ले लिया, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रही ना। इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। जितने मर रहे हैं उतने ही जन्म ले रहे हैं। तो ये जो रेट होती है ये होती है 2.1 के हिसाब से। अगर यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये है कि जिस देश के अंदर फर्टिलिटी रेट 2.1 है वहां पे जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से रिप्लेस होती है, मतलब जितने लोग मारे जाते हैं, मर रहे हैं, उतने ही पैदा हो जाते हैं वहां बिना किसी माइग्रेशन के। अगर आप देखें, माइग्रेशन एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपना देश अपना गांव छोड़ के ही चले जाएं तो वो तो एक अलग स्थिति हो गई, लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपना घर बार छोड़ के नहीं जाते, वहां पे फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए। एक आदर्श स्थिति में, आइडल सिचुएशन ये होती है। तो अभी तो भारत की स्थिति यह है कि 2.0 है, तो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज होने की तरफ जाएगी। अगर आने वाले दशक में ये पॉपुलेशन 2.0 ही फर्टिलिटी रेट रहती है तो हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड है ऑलरेडी। हमारी जो देश की जितने एरिया में हम हैं उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब 2019-21 के जो सर्वे हुआ उसमें यह पता चला कि भारत में अभी भी जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है वो मुस्लिम्स की है। कितनी है? 2.36। हिंदुओं की कितनी है? 1.94। क्रिश्चियंस की कितनी है? 1.88। तो ये फर्टिलिटी रेट है, और एवरेज अगर इन सभी का निकालोगे, सभी रिलीजन्स का, तो वो कितना है? 2.0। 2015 में जब हुआ था चौथा सर्वे NFHS का, उसमें 2.2 थी, अब 2.0 हो गई है। ये है स्थिति। तो बेसिकली हमें टोटल फर्टिलिटी रेट का पता चल गया। अब रिलीजन वाइज भी बात करेंगे, स्टेट वाइज भी बात कर लेते हैं थोड़ी। सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं भारत के, बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जिसमें TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, बाकी 2 से ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल 2 जो है, भारत की एवरेज कितनी है? 2.0, और इन राज्यों में 2 से ज़्यादा है। ये बात है। अब बात करते हैं जो अलग अलग धर्मों के हिसाब से फर्टिलिटी रेट कितनी है। अगर बात करें 1992-93 की, तो मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 4.41, यानी कि हर एक एवरेज मुस्लिम महिला 4.41 बच्चों को जन्म देती थी, लगभग 4.5 बच्चों को। मतलब अब अगर आप बात करें 100 महिलाओं की, तो 100 महिलाएं मिलकर 441 बच्चों को जन्म देती थी। अगर बात करें इसी की 2021 के आसपास, तो 2021 में ये रेट कितनी हो गई है? 2.36, यानी कि अगर 100 महिलाओं की बात करें तो वो 236 बच्चों को जन्म देती हैं। और ये कितना डिफरेंस हो गया है? 46.5 का, 46.5% का यहाँ पे डिक्रीज है। तो ये अच्छी बात है। महिलाएं जो हैं मुस्लिम समाज के अंदर, अभी क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट आ रहा है, उनकी सोच बदल रही है कि उनको भी कम बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदुओं में 1992-93 में कितना था? 3.3। ये घट के अब 2019 और 21 के बीच में कितना हो गया है? 1.94। ये भी एक काफ़ी बड़ा डिक्रीमेंट है, 41.2% का। क्रिश्चियंस की बात करें तो 2.87 हुआ करता था 92-93 में, अब हो गया है 1.88।
और ये भी 34% का यहाँ पे डिक्रीमेंट है। तो ये है। उसके अलावा और पीछे जाएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पिछले 5-7 साल में ही ऐसा हुआ है, उससे पहले भी होता आ रहा था, लगातार 3 दशक से ऐसा हो रहा है। पहले बात करें 2005-6 में तो मुस्लिम हिंदुओं में देखो 2.59 थी, अब 2.3 हो गई थी 2015-16 में, अब ये कितनी हो गई 1.94। मुस्लिम्स में देखो पहले कितना था 3.4, उससे पहले 3 पॉइंट और भी ज़्यादा था, अब उसके बाद 2.61 हुआ, उसके बाद अब कितना हो गया है 2.36 हो गया है। क्रिश्चियंस की बात करें तो इसमें भी मैं बात कर चुका हूँ, सिखों की देख लीजिए आप, यहाँ पे बुद्धिस्ट की देख लीजिए, जैनिस्ट की देख लीजिए। जैन बहुत कम, इनकी फर्टिलिटी रेट सबसे कम जैन और बुद्धिस्ट की दिख रही है आपको 1.2, जो कि बहुत कम है। पॉपुलेशन इनकी डिक्रीज होती ही जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो अभी भी डिक्रीज हो रही है। और ये देख लीजिए यहाँ पे जैन आपको दिखेंगे 1.6, ये पहले वाली रिपोर्ट है, इसमें 1.6 दिखेंगे, बुद्धिस्ट आपको 1.39 दिखेंगे, यहाँ पे इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर दिखेगा 2.36। मतलब भारत में सिर्फ इस्लाम और अदर जो है ये दो ही ऐसी कम्युनिटी हैं जिसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से ज़्यादा है। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं? कारण देखिए, ये ग्राफ तो आप सब समझ ही गए हैं कि कंटिन्यूसली सभी रिलीजन्स के अंदर, सभी कम्युनिटी के अंदर डिक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन क्या फर्टिलिटी रेट के पीछे का कारण रिलीजन है? क्या हर एक धर्म में कहीं ये बताया गया है कि वहाँ पे इतने बच्चे पैदा करने चाहिए या इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, किस टाइम पे कितनी फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या रिलीजन के अंदर लिखा हुआ है? ये जो रिपोर्ट कहती है इसमें एक्सपर्ट्स ने ये बताया है और एक्सपर्ट्स की राय है, और इस रिपोर्ट को अगर हम मानते हैं तो हमें ये बात भी माननी पड़ेगी। इसमें ये कहा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का या डिक्रीमेंट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी व्यक्ति का उसके धर्म से इस चीज का ताल्लुकात नहीं है कि उसकी फर्टिलिटी रेट कितनी है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट से, एजुकेशन से, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर कितना डेवलपमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट कितना है, कितना एजुकेशन है, कितना वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। ये बात है, ये बात है। तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस धर्म के अंदर कितने लोग पढ़े हुए हैं, किस कम्युनिटी में कितना एजुकेशन है, कितना फैमिली प्लानिंग को तवज्जो दी जाती है। तो रिलीजन को फैक्टर ना मान के इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा को आधार माना है। एजुकेशन के हिसाब से आप देखिए कि कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना आती हो, अगर वो कभी स्कूल ही नहीं गई है तो उसका जो सर्वे हुआ उसमें ये पता चला कि उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.82 है, क्योंकि उसको फैमिली प्लानिंग का नहीं पता, उसको ये नहीं पता, बहुत सी चीज़ों का उसको नॉलेज नहीं होता है कि उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, कम बच्चे पैदा करने हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ज़्यादा बच्चों के, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता है। तो वो फैमिली प्लानिंग का एक बहुत ही बड़ा पिलर है एजुकेशन, वो उसको नहीं है तो उसकी फर्टिलिटी रेट कितनी है 2.82। एक महिला जो कि 5वीं क्लास तक लगभग स्कूल में गई है उसकी फर्टिलिटी रेट है 2.3। एक महिला जो 5वीं से 7वीं तक पढ़ी है उसकी है 2.21। एक महिला जो 8वीं 9वीं क्लास तक पढ़ी है वो उसकी फर्टिलिटी रेट है 2.12। एक महिला जो 11वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक पढ़ी है उसकी है 1.88। और एक महिला जो 12th क्लास से ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो है 1.78। तो ये सोचिए कि रिलीजन नहीं, फैक्टर क्या है? एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। एजुकेशन के अलावा जो सोशल एम्पावरमेंट है, महिलाओं को कितने राइट मिले हुए हैं, कितना उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्योंकि आप जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग के अंदर भी एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फैमिली प्लानिंग के अंदर, आपको प्रोटेक्शंस हैं या फिर आपको जो भी फर्टिलिटी के कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं उसमें भी आपका इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाता है। हालांकि अल्टीमेटली ज़्यादा बच्चे पैदा होने पे आपको ज़्यादा भार उठाना पड़ेगा उसका, लेकिन ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन हो। अब एजुकेशन लेवल को भी हमें समझना पड़ेगा कि भारत में एजुकेशन लेवल जो है वो अलग अलग कम्युनिटी में कितना है। अगर लिटरेसी की बात की जाए भारत में ओवरऑल तो कितने हैं, किस तरीके से लिटरेट कितना माना जाता है उसकी बात है, तो भारत में ओवरऑल है ना वो कितना माना था, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से कह रखे हैं, 2021 का आएगा और हम उसकी रिपोर्ट भी जल्दी कवर करेंगे जब आएगा। तो 73% के आसपास लिटरेट्स हैं। उसमें हिंदुओं की जो आबादी है वो कितनी है, 73.27% हिंदू हैं जो पढ़े लिखे हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो कितने हैं, 68.53 हैं। क्रिश्चियंस जो हैं वो 84% पढ़े लिखे हैं। सिख जो हैं वो 75 हैं और बुद्धिस्ट जो हैं वो 81 हैं। और जैनिस्ट की जो पॉपुलेशन थी वो 94% के आसपास उनकी एजुकेशन थी, जो कि हाईएस्ट था। उसमें अगर बात करें कि बिलो प्राइमरी कितने हैं, 14%।
उसके अलावा हिंदुओं में बिलो प्राइमरी 18, उसके अलावा प्राइमरी 27, अपर प्राइमरी तक 17। ये अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स में और इन सभी में आप ग्रेजुएट के ऊपर आके बात कीजिए, जो मेन एजुकेशन आप सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10% जो है ओवरऑल है, हिंदुओं में 10.4, और यहाँ पे 7%, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 के आसपास। सभी रिलीजन में आपको एक चीज दिखी कि इस्लामिक जो मुस्लिम्स हैं उनके यहाँ पे सबसे कम एजुकेशन है, हर जगह पे उनके पास सबसे कम एजुकेशन है। उसके कारण भी बहुत सारे हैं, वो अलग फैक्टर्स है, उसके लिए अगर आप स्टडी करोगे तो और आपको डीप में जाना पड़ेगा कि कम एजुकेशन क्यों है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन का जो लेवल है वो सबसे कम है, इसीलिए आपको फैमिली प्लानिंग में भी उनका जो स्तर है वो सबसे कम दिखेगा, उनकी फर्टिलिटी रेट भी सबसे ज़्यादा दिखेगी। कि पिछली रिपोर्ट में ही हमने देखा है कि जहाँ एजुकेशन कम वहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम। तो इस्लाम में भारत के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम पढ़ी लिखी है, तो उनकी फैमिली प्लानिंग बेहतर नहीं है, फैमिली प्लानिंग बेहतर नहीं है तो उनकी प्रजनन दर ज़्यादा है। ये 2001 का आंकड़ा है, 2001 के ये 2013 में एक बार लोकसभा में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2001 के आंकड़ों के हिसाब से बताया गया था कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उस समय सिर्फ 59% जो है वो पढ़ी लिखी थी, हिंदुओं की 65% थी, क्रिश्चियंस की 80% थी। तो ओवरऑल हमेशा पीछे में ये रहा है कि वो पीछे रह गए एजुकेशन में, तो वो बाकी चीज़ों में भी अपने आप धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। ये आपको और आंकड़ा बता रहा है 2000। हालांकि ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ सभी में ग्रोथ हो रही है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो, सबकी जो पॉपुलेशन है उसमें फर्टिलिटी रेट कम हो रही है क्योंकि उनका एजुकेशन स्तर बढ़ रहा है, फैमिली प्लानिंग बेहतर होती जा रही है। तो ग्रो हो रहा है, हर कोई ग्रो कर रहा है, कोई धीरे कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है। और अगर आप बात करें फर्टिलिटी रेट की तो इस्लाम में पिछले 3 दशक में स्पीड से ही किया है कि 4.41 से 2.36 पे आ गया है। तो ये हमारा जो वो सेगमेंट था वो समाप्त होता है कि क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, जो मुस्लिम वीमेंस हैं उनकी फर्टिलिटी रेट के बारे में, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो रिपोर्ट आई थी पूरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 5 2019-21 की, इसको देखते हैं कि इसमें क्या की फैक्टर्स हैं। एक तो ये देखिए कि फीमेल पॉपुलेशन एज 6 एंड अबव हु एवर अटेंडेड स्कूल, कितने % महिलाएं हैं जो 6 और 6 से ज़्यादा साल की हैं और वो एजुकेशन में जा रही हैं। तो अर्बन में देखिए 82.5% हैं, रूरल में 66.8% हैं, ओवरऑल 71.8% हैं। ये अभी का आंकड़ा है, पिछला आंकड़ा 2015-16 का था, उसमें 68% था। तो हमने इसमें अच्छा किया है, बेहतर कर रहे हैं हम। पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर, 15 साल से कम उम्र की कितने लोग हैं भारत में, तो ये है लगभग 23% आबादी अर्बन एरिया में, 28% रूरल में और 26.5% ओवरऑल आबादी है। जेंडर रेशियो इसमें काफ़ी अच्छा किया है भारत ने पिछले 5-10 सालों में। पहले 991 हुआ करता था, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल 2015-16 के अंदर 991 था। उसके अब जो फाइनली जो है 1020 हो गया है। और इसमें भी आप देखिए रूरल एरिया में 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर, और अर्बन में 985 हैं। तो आप ये कहते हैं ना, कई बार मतलब कोई भी ये कहता है कि रूरल एरिया के अंदर जो कन्या भ्रूण हत्या है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है, ये जो सर्वे है वो कुछ और ही कहता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या का ही फैक्टर हो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बता रहा हूँ कि रूरल एरिया में पहले ये देखने को मिलता था कि जो विमेन जो जेंडर रेशियो है वो कम मिलता था, अब वो बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। तो इसमें हमने अच्छा किया है। और पिछले 5 सालों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें सेक्स रेशियो क्या है कि 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं, तो ये हुई हैं ओवरऑल 929। तो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो जेंडर रेशियो नीचे ही है। देखिए एकदम बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, आप ये कहें कि 1000 लड़के पैदा हुए हैं 1000 लड़कियां पैदा होंगी, हमेशा एकदम इक्वल तो हो नहीं सकता, ऊपर नीचे तो रहेगा ही, 20-50 तो रहेगा ही, तो वो कभी ऊपर कभी नीचे ही रहेगा, लेकिन पीछे ही है अभी भी, थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें। अगर पिछले 5-7 साल की बात करें तो ये नीचे रहा है, कुछ कारण रहे होंगे इसके पीछे के। उसके अलावा चिल्ड्रन अंडर 5 हु बर्थ रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी में कितने बच्चों की रिपोर्ट दर्ज होती हैं, वो है 93%, अर्बन में है ओवरऑल 89 है। तो कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये वुमेन हु लिटरेट्स कितनी हैं, यहाँ पे लिटरेट वुमेन्स की जो ओवरऑल है वो 71% पहुँचा है, मेंस का पहुँचा है 84%। उसके अलावा जो 10 साल से महिलाएं जो इन्होंने इंटरनेट यूज़ करती हैं, इनके ऊपर भी सर्वे आया है। देखो 33.3% महिलाएं जो हैं ओवरऑल इंटरनेट यूज़ करती हैं, जिसमें ऑब्वियसली अर्बन महिलाएं जो हैं वो 51% हैं।
और मेन जो पुरुष हैं वो कितना इंटरनेट यूज करते हैं, 57% के आसपास पुरुष इस्तेमाल करते हैं। और 2015-16 में इस रिपोर्ट को शामिल ही नहीं किया गया था। जो नॉट अवेलेबल है वो पहले शामिल नहीं थी, अब शामिल करने लग गए हैं, ये बात है। और प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल के बारे में भी इस बार रिपोर्ट में शामिल किया गया है कि वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और जिन्होंने प्राइमरी स्कूल से भी पहले प्री स्कूल जो प्ले स्कूल है उसको ज्वाइन किया है, वो कितने हैं, लगभग 13.6%। तो अभी भी कुछ बच्चों का ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है कि हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ और प्री प्राइमरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो सेक्स रेशियो के बारे में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि ओवरऑल जो है वो तो 1020 है। अगर टोटल पॉपुलेशन में जितने जीवित पुरुष और महिलाएं हैं उनकी बात करें तो 1020 है महिलाओं की संख्या पर 1000 पुरुषों के ऊपर। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो उसमें जो है वो फिर भी थोड़ा डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की कम है। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे आपको सेक्स रेशियो है वो कम मिलता है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा तो हमेशा नीचे ही नीचे रहता है। पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र जो स्टेट्स हैं इसमें सेक्स रेशियो वो नीचे है, और बाकी स्टेट्स में बैलेंस है, और केरला में सबसे ऊपर है। उसके अलावा कुछ और मैरिज और फर्टिलिटी के बारे में क्या रिपोर्ट्स आई हैं, वो महिलाएं जिनकी एज 20 से 24 के बीच में है और जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई, मतलब उनका बाल विवाह हुआ है, इतनी महिलाओं की संख्या कितनी है, लगभग 23% महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिनकी शादी बाल विवाह हो जाता है, जिनका 18 साल से पहले उम्र में उनका विवाह हो जाता है, जिसमें अर्बन महिलाएं हैं जिसमें 14.7% तो, और रूरल में 27% हैं। पुरुष वो जिनकी उम्र आज के समय 25 से 29 के बीच में है, जिनकी उम्र 21 नहीं हुई थी उससे पहले उनकी शादी कर दी, यानी कि वो पुरुष जिनका बाल विवाह हुआ है किसी भी तरीके से, उनकी संख्या कितनी है, 17.7%। मतलब लड़कियों की ज़्यादा शादी होती है, बाल विवाह लड़कियों का ज़्यादा होता है भारत में, पुरुषों का कम होता है। इस सर्वे के हिसाब से ये एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितनी है, 2.0। अर्बन में कितनी है, 1.6। रूरल में कितनी है, 2.1। उसके अलावा बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर आपको दिखने को मिल जाएंगी। ये आप अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स लेके इनको आप पढ़ सकते हैं, लंबा नहीं खींचना चाहता मैं। कुछ और रिपोर्ट्स हैं कि इंडिकेटर्स हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपको कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि चिंतित करने वाली हैं। वो बच्चे जो वेस्टेड हैं, वेस्टेड मतलब जो कि कुपोषण के शिकार हैं, अभी भी भारत में काफ़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हैं। कई महिलाओं को न्यूमोनिया, एनीमिया रहता है, बच्चों को भी होता है, प्रॉपर तरीके से उनको डाइट नहीं मिलती, माल न्यूट्रिशंस के वो शिकार हैं, एडिक्वेट डाइट नहीं मिलती 6 से 23 साल के महीनों के बच्चों को। और महिलाओं को भी जो चाइल्ड बेयर करती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको भी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से डाइट वगैरह नहीं मिलती। तो ये चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं, ये रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। और इनका जो आप अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इनके ऊपर जाएंगे, इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएंगे, इसकी ऑफिशियल साइट पे यही है ऑफिशियल साइट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। इस पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आप जाके देख सकते हैं। कई सारी बातें इस रिपोर्ट्स के अंदर की गई हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं आज के समय, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई है। मतलब सिजेरियन सर्जरी से बच्चा पैदा करना, कि महिलाओं की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, वो इतनी हेल्दी नहीं है उस समय जब वो चाइल्ड बियर करती हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती या प्रॉपर सिस्टम नहीं है उनका कि उनको साधारण तरीके से बच्चा पैदा हो जाए, बल्कि उनको क्या हो रहा है, सी सेक्शन बर्थ्स हो रहा है। तो ये भी पिछले कुछ 5-7 सालों में ये और ज़्यादा बढ़ा है। तो इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो डिलीवरीज हैं वो नॉर्मल तरीके से हों, सिजेरियन डिलीवरी कम हो जितना हो सके। उसके अलावा एनीमिया की मैंने आपको बात करी कि एनीमिया की एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है भारत में, बहुत सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ये पाया गया कि 57% ऑफ वीमेन, 57% ऑफ वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन कंट्री आर एनीमिक। 57% महिलाएं, कितना बड़ा नंबर है, अपनी रिप्रोडक्टिव एज में एनीमिक हैं वो। और कई सारे बच्चे जो हैं वो जब जन्म लेते हैं उस समय उनको एनीमिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस रिपोर्ट्स में ये बातें करी गई हैं। और उसके अलावा ये जेंडर रेशियो और ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है कि जेंडर रेशियो अभी 1020 है। उसके अलावा 15-16 के टाइम पे 991 था। उसके अलावा कॉन्ट्रैप्शन प्रिविलेशंस जो है वो 54% से 67% पहुंची है नेशनली। और उसके अलावा अलग अलग जगह देखिए, अमंग द लार्जर स्टेट्स फर्टिलिटी रेट इज लोवेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एट 1.4, यानी जम्मू कश्मीर में 1.4% है ये जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब एक महिला सिर्फ 1.4 बच्चे को जन्म देती है। और छोटे स्टेट्स में सिक्किम जो है उसका 1.1 है, ये लोवेस्ट है।
और चाइल्ड मैरिज के बारे में अभी बताया कि अभी भी कंसर्न है कि देखिए 27% महिलाओं की शादी, कितना था, 23% था महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हुई है, 17% पुरुषों की शादी 21 साल से पहले हुई है, तो ये भी एक इशू है। और उसके अलावा केरला एंड तमिलनाडु आर द ओनली स्टेट्स वेयर फर्टिलिटी रेट हैज़ गॉन अप, ऊपर गई है। ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ऊपर गई है। दिल्ली रिकॉर्ड ए ड्रॉप इन टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 1.8 टू 1.6, यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड हुआ है बड़ा कि 1.8 से सीधे 1.6 चली गई है। अमंग नेबरिंग स्टेट्स नेपाल, और नेपाल की 1.9 है फर्टिलिटी रेट, और बांग्लादेश की 2 है, श्रीलंका की 2.2 है, पाकिस्तान की 3.6 है। तो पाकिस्तान में अभी फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, हाई है, तो मतलब पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन आने वाले समय में काफ़ी इंक्रीज होने वाली है, काफ़ी बढ़ने वाली है, रिसोर्सेज की उनको समस्या होगी। तो ये ओवरऑल हमारा एक व्यू था इस सर्वे के ऊपर। इसके ऊपर और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी एक कुछ इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ पहलू मिलेगा तो मैं जल्दी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। फिर सेंसस के ऊपर तो हम वीडियो बनाएंगे ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू so much for watching this video. Have a good day. See you next class.